बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं नमरा तारिक। नाज़रीन, इक़्तिदार में आने और इक़्तिदार बचाने की जंग इस वक्त जारी है। तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन के बाद से ये कहते हुए हमें सुनाई दिया करती थी कि ये गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म 47 वाली है और इनसे मुज़ाकरात तो दूर, इनके साथ बैठना भी तौहीन है। अब वही तहरीक इंसाफ है जिसको जब मुज़ाकरात की बात की जाती थी एक ही लफ्ज़ हमें सुनाई देता था कि ये मुज़ाकरात इनके साथ नहीं किए जा सकते क्योंकि इनके पास कोई इख्तियारात मौजूद नहीं है। हुकूमत को ये कहा करते थे। अब यही तहरीक इंसाफ है जो इसी हुकूमत जिसके बारे में वो ये कहा करती थी कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, अभी वो मुज़ाकरात के लिए बेताब नजर आ रही है। मगर हुकूमत अब तहरीक इंसाफ से गारंटी मांग रही है कि आपकी हमें गारंटी चाहिए होगी तब हम मुज़ाकरात के बारे में सोच सकते हैं। सो तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकरात की एक डेडलाइन दी हुई है उन्होंने, उसके लिए सिर्फ 24 आवर्स से भी कम का वक्त रह चुका है। उसके बाद उन्होंने सिविल नाफरमानी की भी कॉल दे रखी थी जिसपे मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आ रही है। पार्टी के अंदर से ही बहुत से इख्तलाफात उसमें भी मौजूद है। एक जानिब तहरीक इंसाफ है जो अपनी सियासी बका बचाने और निज़ाम में रहने के लिए बैकफुट पर आ चुकी है, वहीं पर हुकूमत भी कुछ इतने अच्छे खासे हालात से नहीं गुजर रही है। हुकूमत के खिलाफ एक तरफ तो पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए, वो जमात जो कि 25 मुतालबात मनवाने के लिए हुकूमत को नाको चने चबा रही है इस वक्त, ये कह सकते हैं आप। और उसके साथ ही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मौलाना की जमात भी मौजूद है, वो भी एहतजाज करने को तैयार बैठे। सिविल नाफरमानी, मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैक वक्त इन तमाम तर मौजूद से हुकूमत कैसे जान छुड़वाएगी, इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करें जी बैरिस्टर साद रसूल साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं जी आमिना शेख साहिबा भी। वेलकम जी बोथ साद साहब। थैंक यू। पहले तो मुज़ाकरात पे आते हैं कि ये वही हुकूमत है, ये वही तहरीक इंसाफ है। सो जो तहरीक इंसाफ बात किया करती थी कि इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, तो अभी मुज़ाकरात की जब बात करी है, कमेटी भी तश्कील दी है, तो क्या हुकूमत के पास इख्तियारात आ चुके हैं कि जो डिमांड कर रही है तहरीक इंसाफ वो उनको दे सके? देखिए, हम मेरी नाकिसी राय में पाकिस्तान के अंदर डायलॉग का जो भी प्रोसेस हो वो फॉलो करना चाहिए। हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं इस मुल्क के अंदर जहाँ पे महाजाराई ज़्यादा, एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच ज़्यादा, एक दूसरे को नेम कॉलिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं, और जो एक्चुअल सब्सटैंटिव बातें हैं जिन पे कुछ मुज़ाकरात होके मुल्क को इस सियासी बहरान में से निकाला जा सकता है, उस पर तकरीबन बात नहीं हो रही। पीटीआई की तरफ से भी एक अजीब सा स्टांस लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इन लोगों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, जो कि स्टांस मेरे ख्याल में पहले दिन से गलत था। आपको कहना चाहिए था हम सब लोगों से मिलकर बैठ के बात करने को तैयार हैं। हाँ, हमारी जो बातें हैं उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुरुस्त कह रही है, हुकूमत भी इस बात को तस्लीम करती है कि फॉर एग्जांपल 9 मई के ऊपर जो भी बात होनी है उसके अंदर हुकूमत का कोई ज्यादा इख्तियार नहीं, वो एक खास इदारे से बात होनी है। तो तहरीक इंसाफ का मेरा ख्याल है ये एक मुनासिब अप्रोच ये होती कि जिन चीज़ों पे सियासी गुफ्तगू होनी है उस पे हम हुकूमत से करने को तैयार हैं, और जिन चीज़ों पे सियासी गुफ्तगू नहीं होनी, हमें किसी एक अगर हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है किसी एक इदारे के पास, कल को लेट से जुडिशरी के ऊपर को बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशरी पे को बात करती है, तो हुकूमत कह सकती है कि हम तो इसको कोई इसके अंदर नहीं पढ़ सकते, तहरीक इंसाफ जाने और जुडिशरी जाने। लेकिन अगर एक कॉम्पोजिट डायलॉग होना है तो तमाम लोगों से होना चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत का भी इसके अंदर अप्रोच मुझे समझ नहीं आई। हुकूमत शुड बी द फर्स्ट वन जो कहे कि किसी भी सूरत का अगर 10 पॉइंट्स है कंटेंशन के, उसमें से अगर एक भी निगोशिएट हो सकता है डायलॉग के थ्रू, अगर तमाम कॉम्प्रिहेंसिव निगोशिएशन नहीं भी हो सकती, तो हुकूमत को चाहिए कि उसके अंदर कुछ थोड़ी सी तेजी दिखाए, क्योंकि जैसे जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आएगी, जैसे जैसे अगर किसी के 10 खदशात हैं उसमें से 2 खत्म हो जाएंगे, तो हुकूमत के लिए गवर्नेंस भी आसान होगी, इकोनॉमी को चलाना आसान होगा, मुल्क को आगे लेके जाना आसान होगा, स्टेबिलिटी आएगी। इशू ये मुझे ये लगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसे स्टांसेस ले लिए जिसमें से उनको अब वापस निकलना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल कि हम इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल गैर मुनासिब स्टांस था। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी तमाम बातों को जो जिसमें कोई मुस्बत बातचीत हो सकती थी, उसमें कभी अताउल्लाह तारर साहब को आगे कर दिया, तो कभी वो तंजीम साजी को आगे कर दिया और कहा कि बस इसका मजाक उड़ाएं, और वो मजाक उड़ा रहे हैं और तमस्खर कर रहे हैं।
दोनों साइड्स को इस पॉलिटिकल मोमेंट की सीरियसनेस को थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है। ये किसी एक की जीत, किसी एक की हार की बात नहीं है। हुकूमत की कितनी सीरियसनेस है ये आमना से जानते हैं। आमना, क्या सीरियसनेस है आपकी जमात की, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अगर हमें अप्रोच करती है, मतलब कमेटी बना दी है, दे आर जस्ट आस्किंग फॉर इट, तो और किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए तहरीक इंसाफ को आपकी जमात की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? अभी तक कोई पेशरफ्त क्यों सामने नहीं आई हमारे? नम्रा, देखिए, एक अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि जिसने सवाल उठाना है गवर्नमेंट पे उठाना है। आप अगर आज की भी तकारीर सुने पीटीआई की लीडरशिप की और सारा कुछ, उन्होंने आज कहा कि जी हम 2 बंदे और ऐड कर रहे हैं इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर, कमेटी में 2 लोग और शामिल कर रहे हैं। असद कैसर साहब ने कहा कि फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और 1-2 और लीडरशिप के लोगों ने इस तरह के बयानात दिए। तो इसलिए बात ये है कि क्या दुनिया का हर फर्ज, इनका हर डर्टी लॉन्ड्री साफ करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है? हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, और हुकूमत ने डे 1 से ये कहा है कि ना कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए बल्कि पाकिस्तान के हर शख्स के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, चाहे वो बात करना चाहते, चाहे वो कोई रिक्वेस्ट करना चाहते, चाहे वो कोई काम कराना चाहते हैं, हर चीज के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह का बिहेवियर सामने आ रहा है, पहली बात तो ये कि मैंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो कमेटी बन गई है और आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इस बात में कोई सदाकत इसलिए नहीं है कि इनकी अपनी लीडरशिप ने इसके अगेंस्ट बयानात फिलहाल दे दिए हैं, तो कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस टू द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन डन। यू आर रेफरिंग टू इमरान खान स्टेटमेंट, वो जो गुडी गुडी वाली है कि सब कुछ गुडी गुडी माहौल चल रहा है बाहर, उसकी बात कर रही हैं आप? क्योंकि कमेटी तश्कील तो मुज़ाकरात। देखिए, इमरान खान की स्टेटमेंट की तो मैंने अभी नहीं बात की है, वो भी है, दैट इज ऑल्सो समथिंग वी शुड रेफर टू। लेकिन इस वक्त तो मैंने ये कहा कि जो असद कैसर साहब ने खुद आके अनाउंस किया है कि फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि जी हम कमेटी में 2 और लोगों का एडिशन कर रहे हैं इमरान खान साहब की हिदायत पे। तो जब अभी इनकी कमेटी कंप्लीट नहीं है, अभी कोई फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट के साथ हुई नहीं है, तो इसमें आप गवर्नमेंट को कैसे कसूरवार ठहरा सकते हैं कि जी गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं करी? क्या गवर्नमेंट जाके इमरान खान साहब के पास जेल में बैठ जाए मुज़ाकरात करने के लिए? दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। सेकेंडली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें समझनी पड़ेगी, पीटीआई का रवैया, इमरान खान की ट्वीट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या ये मुज़ाकरात करने के लिए वाकई सीरियस है, या मुज़ाकरात सिर्फ एक एक्सक्यूज है गवर्नमेंट को बुरा भला कहने का? So, you know, unfortunately, for a moment, let's consider कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है, उन्होंने वैसे ये कमेटी तश्कील दी है, but the government is really serious about this dialogue. तो आप गवर्नमेंट का सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, फिर हम तहरीक इंसाफ पे दोबारा बात कर लेते हैं कि हुकूमत। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट हैज एन ओपन डोर पॉलिसी सिंस डे 1, बट ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जाके अडियाला जेल में तो किसी से वो नहीं करेगी। हैज देयर बीन एनी फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम पीटीआई और फ्रॉम दिस कमेटी टू द गवर्नमेंट? नो। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जब उनको किसी ने कोशिश ही नहीं की उनसे मुज़ाकरात करने की, तो गवर्नमेंट क्या जाके इमरान खान साहब के पास जाए और उनको जाके कहे कि जी हम आपके पास मुज़ाकरात करने आए हैं, आपकी मिन्नत तरला करने आए हैं? वो काम इमरान खान के लिए ही छोड़ दें तो बेहतर है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नो आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करती है कि अगले बंदे की नीयत क्या है, अगले बंदे की इंटेंशन क्या है। अब आप मुझे ये बताएं, जब सुबह दोपहर शाम इनके ट्विटर अकाउंट से, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से इश्तियाल अंगेज किस्म की वीडियोस पोस्ट की जाएंगी, गलत किस्म के कमेंट्स उसके ऊपर पोस्ट किए जाएंगे, यहाँ पे ये गवर्नमेंट को जो है बातें इस तरह की कर रहे हैं, फेक वीडियोस कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी इमरान खान साहब ने। मुझे बताएं, इन सारी चीजों में से कौन सी चीज ऐसी है जो पॉइंट आउट कर रही है टुवर्ड्स डायलॉग? मुझे ये बताएं, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो उन्होंने उठाया है जो हम कहें कि जी उनकी तरफ से बड़ा अच्छा स्टेप उठाया गया है, या उनकी तरफ से एक हाथ बढ़ाया गया है कि हम डायलॉग करते हैं, हम दोस्ती करते हैं? सो जबान के कहने में और एक्शंस में बड़ा फर्क होता है। जबान से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देना कि जी हम तो करना चाहते हैं। सेकेंडली एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने लोग इस वक्त पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेशली बैरिस्टर गौहर जो चेयरपर्सन है, अभी कल परसों मैं देख रही थी फैसल चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के लॉयर भी हैं बहुत सारे केसेस में, सारा कुछ, उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गौहर जो है वो पार्टी पॉलिसी को इसलिए ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि पार्टी की पॉलिसी, पीटीआई की पॉलिसी एग्रेशन की है, और बैरिस्टर गौहर बहुत
تحمل مزاج اور سافٹ اسپوکن آدمی ہے. تو جب آپ کے لیڈرز, آپ کے ریپرزینٹیٹیوز, آپ کے لائرز آ کے خود یہ بات کر رہے ہیں کہ جی فلاں شخص جو پالیسی بتا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں بتا رہا کیونکہ وہ ایگریسو نہیں ہے اور ہم ایگریشن کی سیاست چاہتے ہیں, تو پھر آپ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دیم؟ ٹھیک ہے. اچھا ساتھ صاحب, یہ حکومت کی طرف سے کچھ حلقوں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ مائنس عمران خان ہو جائے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں, ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. از اٹ ٹرو؟ واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ دیکھیے, مائنس عمران خان اب ڈائیلاگ کس سے کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ مائنس عمران خان تو ایک, جس طرح بھی میم نے فرمایا کہ بیرسٹر گوہر صاحب والی پارٹی تو چل رہی ہے نا, اس کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کر لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بیرسٹر گوہر صاحب مان جائیں سارے ڈائیلاگ کی کنڈیشنز کو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ کہہ دیں کہ ہماری صلح ہو گئی ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ کہہ دیں ہماری لڑائی ہو گئی ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کیونکہ عوام کا, جن کے ساتھ آپ ایکچولی نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ عوام جو اب سے چند 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے باہر سردی کی راتوں کے اندر رہنے کو تیار تھی, ٹیئر گیس کھانے کو تیار تھی, گولیوں کی بوچھاڑ سہنے کو تیار تھی, وہ عوام جو کہ اس سے پہلے مختلف شہروں کے اندر پاکستان میں نکلی ہے, وہ عوام جس کو آپ ڈسمس کر دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ سارا پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ ہے, اس کے اندر ایسے ریگولر عوام کے لوگ ہیں جو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہے, لیکن وہ ٹویٹر کے تھرو, فیس بک کے تھرو, یوٹیوب کے تھرو, دیگر چیزوں کے تھرو وہ اپنی خلش کا اظہار کر رہے ہیں اس حکومت سے, وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. ان سے بات کرنے کے لیے آپ کو بیرسٹر گوہر سے تو بات نہیں کرنی. ان سے بات کرنے کے لیے یا تو آپ ان سب کو, وہ تمام جتنے بھی 60-70% عوام موسٹ پولز کے مطابق اس حکومت سے نالا ہے, یا تو آپ ان سب کو کہیں پہ بٹھا لیں اور ان کو ایک مائک پکڑا دیں اور آپ ان سے گفتگو کر کے نیگوشیٹ کر لیں, یا جو ان کا ریپرزینٹیٹیو ہے, جس شخص کے تھرو وہ اپنی پروٹیسٹ رجسٹر کر رہے ہیں, یا جو شخص ان کی اس پروٹیسٹ کا سمبل ہے, آپ نے بات تو اس کے ساتھ کرنی ہے نا. عمران خان صاحب ابھی ماضی میں چند دنوں کے اندر, یہ میڈم نے بالکل درست فرمایا کہ پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ سے عمران خان صاحب نالا ہیں. ان کا خیال ہے کہ وہ سینٹیمنٹ, عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ سینٹیمنٹ جو عمران خان صاحب کا اپنا ہے اور جو ان کے سپورٹرز کا ہے, جو غصہ, جو فرسٹریشن اس کے اندر ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے وہ نہیں کمیونیکیٹ کر پا رہی. اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی, باہر بڑا فرینڈلی ماحول چل رہا ہے, اگر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی تو اس کے اوپر نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتی. پاکستان, میری دلوں کے وزیر اعظم کی پارٹی کو, اور ان کی اتنی ماشاءاللہ زبردست ہماری لیڈر موجود ہیں آمنہ صاحبہ, میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اس مسئلے کو سالو کرنا چاہتے ہیں, بطور حکومت آپ سالو کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ چل پڑیں, کہ لوگوں کی اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کم ہو, کہ پاکستان میں کسی طریقے سے کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, کہ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف ہم کچھ مثبت قدم سب مل کے اٹھا سکیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو عوام کی کچھ خلش دور کرنی پڑے گی. جو لوگ نالا ہیں ان کو کسی طریقے منانا پڑے گا. 2 باتیں ان کی ایمان کی, 2 باتیں اپنی منوا کے. بڑا مشکل نہیں ہے صاحب صاحب, جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ مختلف جماعتیں. جی میں گزارش کروں کہ اس وقت وہ عوام جو آپ سے ناراض ہے, وہ عوام گوہر صاحب کی الفاظ میں ریپرزینٹ نہیں ہو رہی. وہ عوام ایک ہی شخص سے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور وہ عمران خان صاحب ہیں. اب آپ حکومت وقت ہیں, آپ کبھی تو سنڈے کو بھی جیل کھلوا کے لوگوں کی ملاقات کروا دیتے ہیں, کبھی آپ جو عدالت کا حکم ہے اس کے باوجود لوگوں کو نہیں ملنے دیتے. آپ حکومت وقت ہے نا, آپ نے ایک شخص کو قید میں رکھا ہوا ہے, عدالت کہہ دے, اسلام آباد ہائی کورٹ 4 دفعہ درمیان میں حکم دیا کہ آپ ملوائیں, آپ نے نہیں ملوایا, آپ نے کہا سیکیورٹی ریزنز ہیں. جب کسی نے حکم نہیں دیا تھا, شاید کسی نے دیا ہو, تو آپ نے سنڈے کی رات کو بھی عمران خان صاحب کو لوگوں سے ملوا دیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ کا یہ کانڈکٹ ہو کہ لوگ ملاقات کے باوجود عمران خان صاحب سے نہ مل سکتے ہوں اور کسی ملاقات کے باوجود مل سکتے ہوں کسی بھی وقت, جب آپ نے اپنے کانڈکٹ سے ڈیمونسٹریٹ کر دیا, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیسے جیل میں بیٹھے ایک بندے سے بات کریں. جب وقت پڑا ہے تو آپ نے اس بندے سے بات کی ہے. آپ کو
اگر تو آپ یہ محاذرائی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, حکومت کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ کہے کہ ہم اس محاذرائی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, ہم نے پہلے بھی لوگوں کو مار بھگایا, اب ہم زیادہ فورس استعمال کریں گے, اب ہم اسلام آباد تک نہیں آنے دیں گے, ان کے گھروں کے باہر ان کو پکڑ کے کوٹنا شروع کر دیں گے جو نکلنے کی کوشش کرے گی. آپ یہ اپروچ رکھ سکتے ہیں, لیکن کیا یہ اپروچ پاکستان کی بہتری کی اپروچ ہے؟ حکومت کو سوال پوچھنا ہے. دوسری بات, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اگنور کر دیں. آپ کہیں کہ نافرمانی کی اپروچ پاکستان کی بہتری کی اپروچ ہے. ساتھ صاحب, میں آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ گزارش کروں کہ سول نافرمانی کی کال کے اندر ابھی کچھ دن ہے, آپ کے پاس یہ موقع ہے ان سے بات کرنے کا. ڈیڈ لائن دے رکھی ہے. آپ حکومت وقت ہیں, آپ اگر تھوڑی سی مثبت بات کریں گے, ایک کمیٹی بن چکی ہے, تو ہم میں سے کسی کو بھی سول نافرمانی کی موومنٹ نہیں فورس کرنی پڑے گی. تھوڑی ریزنیبلنس, سافٹنس اگر حکومت دکھائے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ سافٹنس پہ ہی آتے ہیں. آمنہ, آپ کی جماعت یا حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں گارنٹی چاہیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سیریس نہیں لگتی مذاکرات کو لے کے. آپ نے بھی یہی کہا کہ سیریس نہیں ہے اس لیے ہم ان کو سیریس نہیں بھی لے رہے. سو کس قسم کی گارنٹی آپ لوگوں کو درکار ہے کہ یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال دی ہے انہوں نے اس سے بیک آف کر جائیں, یا مزید کوئی کیوس نہ کریٹ کریں, احتجاجی تحریک جو ان کی ہے اس پہ اگر یہ اس کو ختم کر دیں تو کہیں پہ لینینسی شو کر سکتی ہے حکومت تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں نمرہ, میں بار بار مجھے نا آپ کے جو فنڈامنٹل کوشچن ہے اس سے اس لیے اختلاف ہے کہ حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی ان کے ساتھ. اگر کسی جگہ لا از ٹیکنگ اٹس کورس تو اس طرح آپ لوگ اس وقت کیا کرنا چاہیے in order to talk to you? With all due respect, مجھے پلیز لیٹ می اسپیک. With all due respect, not just you, سارا میڈیا اس وقت ایسا دکھا رہا ہے کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو پکڑ پکڑ کے مار رہی ہے, اور پی ٹی آئی والے بہت مظلوم مجبور قسم کے کوئی لوگ ہیں اور جن کے ساتھ حکومت وقت بہت ظلم کر رہی ہے, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ لینینٹ ہو سکتے ہیں, کوئی معافی دے سکتے ہیں. یہ سارے سارا غلط ہے. اس وقت پی ٹی آئی والوں نے, پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ایک اپوزیشن جماعت ہیں. پی ٹی آئی اس وقت ایک اپوزیشن, مجھے اگر آپ ایک منٹ دیجیے گا, پی ٹی آئی اس وقت ایک اپوزیشن جماعت ہے جن کی ہسٹری رہی ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کی, پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرنے کی, پاکستان کی اکانومی پہ حملہ کرنے کی, پاکستان کے بچوں کو گمراہ کرنے کی. اور وہ جماعت ایک بار نہیں, پچھلے 1.5-2 سال کے ٹائم کے اندر 2 بار ریاست پاکستان پہ حملہ کر چکی ہے. باوجود اس کے حکومت وقت نے ان کو موقع دیا, ان کو کہا کہ آپ آ کے اپنا پیسفل پروٹیسٹ کریں. انہوں نے آ کے اس پیسفل پروٹیسٹ کے اندر بھی اپنی جو ڈیسیجن تھا گورنمنٹ کے ساتھ اس کو خراب کیا. اس کے باوجود آج کی تاریخ میں حکومت کے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہیں. پر مذاکرات کا کیا مطلب ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. کیا مذاکرات کا یہ مطلب ہے, بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ جیل کیوں نہیں جا سکتے, ہمیں جیل جانے سے بالکل کوئی دقت نہیں ہے, ہماری پارٹی والوں نے ماشاءاللہ سب سے زیادہ جیلیں کاٹی ہیں, سب سے زیادہ ظلم اور بربریت کا سامنا کیا ہے, پھر بھی ڈٹے رہے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کے جتنے لوگ باہر ہیں, عمران خان صاحب نے تو ڈیسیجن نہیں کرنا نا, ہم جیل جا کے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کر لیں اور باہر والے ان مذاکرات کو مانے ہی نہیں, اور پھر کوئی منال کے راستے سے بھاگ رہا اور کوئی 12 ضلع کراس کر کے جا رہا ہو, اور کوئی تیسرا کہے کہ جی میرے کنٹینر پہ آگ لگی تھی اور میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا. دیٹس ناٹ ہاؤ تھنگز ورک. جو لوگ ان کو باہر ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جن لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ساری, جو جس طریقے سے بھی پروٹیسٹ ہوں گے سارا کچھ ہوگا, وہ ان لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو اس وقت باہر ہیں. جو اس وقت لوگ باہر ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جو آلریڈی کرسی پاور انجوائے کر رہے ہیں, اپنی کرپٹ پریکٹسز کو انجوائے کر رہے ہیں کے پی کے صوبے میں عمران خان کا نام یوز کر کے. سو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اس وقت ایک پورا ملک جو ہے نا اس ایک ٹربل سے گزر رہا ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کے انٹرنل پرابلمز کی وجہ سے. سو اس لیے اس میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. جس دن تک یہ لوگ اپنے پرابلم سالو نہیں کرتے, حکومت کس سے مذاکرات کرے گی, ان مذاکرات کا آگے سے نتیجہ کیا نکلے گا. عمران خان سے کریں گے تو بیرسٹر گوہر اس سے جو ہے کر جائیں گے, بیرسٹر گوہر سے کریں گے تو وہ کہیں گے جی یہ تو سافٹ امیج ہے پارٹی کا, ہم تو ایگریسو امیج چاہتے ہیں. سو حکومت تو اپنے دروازے کھول کے بیٹھی ہے, آپ ڈیسائیڈ تو کریں کہ مذاکرات کون کرے گا اور ان مذاکرات پہ عمل کون کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ ساتھ عمران خان کا یہ کہنا یا اپنی ہی قیادت پہ عدم اعتماد ان کا جو انہوں نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے بڑا کلیئرلی وہ سامنے آ چکا ہے. سو واٹ ڈز ہی ایکچولی وانٹ؟ مجھے بھی یہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اگر آپ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں تو اوبیسلی گڈی ایٹماسفیئر میں ہی ہوگا وہ نا, مطلب آپ نے لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں ہے, وہاں پہ کوئی ہاتھا پائی تو ہو نہیں سکتی ہے. سو واٹ ڈز ہی ایکچولی وانٹ؟ دیکھیے میں آپ کی اس بات کو بصد احترام میڈم کی پچھلی بات سے کنیکٹ کر کے
اور میڈم گزارش یہ ہے کہ کیونکہ آپ میری پارٹی کی لیڈر بھی ہیں اور ہم سب کے دل جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اور کسی سے نہیں لیکن اپنے پارٹی کے ایک ادنا سے کارکن سے یہ بات سن لیجئے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. ابھی 26 نومبر گزری ہے نا، لوگوں کا ابھی پوری طرح آنسو نہیں ابھی لوگوں نے پوچھے اس بات کے اوپر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نے کیا کیا ہے، حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی، حکومت تو، یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ گولیوں والی بات تسلیم نہ بھی کریں جو کہ اب تمام انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے، تو آپ نے جو اس کے علاوہ بربریت، جو ٹیئر گیسنگ، جو دیگر چیزیں جو کی، جو ڈی چوک آنے سے پہلے جو لوگ زخمی اور کچھ کی ہلاکتوں کی خبر آئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا کیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا کیا ہے جب لاہور کے اندر بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے کارکن تھے، وہ ایک اسپیشل پرسن بھی تھا ان میں سے جن کی جانیں چلی گئیں حکومت کی مشینری کے کتابیں رہتے ہوئے. آپ کو یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا نا، تو لوگ اگلی بات سننے کو روادار نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ وہ فوراً سوچتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر اگلی بات بھی جھوٹی بول رہی ہوگی. اس لیے اس میں تھوڑی ریزنیبلنس لائیں. آپ کچھ غلطیاں اپنی تسلیم کریں، کچھ غلطیاں دوسرے کو کہیں کہ دیکھ میں نے بھی اپنی غلطیاں تسلیم کی، آپ بھی اپنی غلطیاں تسلیم کریں، یہاں سے آگے کوئی رستہ چلے گا. یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت جس کے پاس پولیس بھی تھی، رینجرز بھی تھی، ٹیئر گیس بھی تھی، دیگر چیزیں بھی تھیں، اور ہم سب نے وہ مناظر اب تک ہم سارے دیکھ چکے ہیں، ساری دنیا کے اندر سرکولیٹ ہو چکے ہیں، وہ اگلے دن اٹھ کے کہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کبھی کچھ نہیں کرتے. یہ بات درست نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جو آپ نے جو سوال کیا، میرے خیال میں عمران خان صاحب اس حکومت سے نیگوشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی پریشر ٹیکٹک بھی ساتھ اپنانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں جو مجھے ان کی بات سن کے سمجھ آئی، اور ہم نے بھی اسی طرح سنی جس طرح میڈیا پہ رپورٹ ہوئی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیگوسیشن تو ہو، لیکن نیگوسیشن کسی طریقے کوئی ٹائم باؤنڈ، کوئی ریزلٹ باؤنڈ ہو، اور اگر وہ فیل ہو جائے تو پھر اس کے خلاف کوئی پریشر ٹیکٹک ہو، جس میں اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سول ڈسوبیڈینس کریں گے. اور بھی اس کے اندر دیگر چیزوں کی بھی افواہیں سنی جا رہی ہیں کہ شاید کوئی اور بات. وہ قیادت کو بھی چاہتے ہیں کہ پریشرائز کرے گورنمنٹ کو. اچھا، ہم سول ڈسوبیڈینس کی بات سے، یہ نہیں کہ ہم سول ڈسوبیڈینس کی بات سے ایگری کر رہے ہیں. کیا سول ڈسوبیڈینس کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کیا وہ کامیاب ہوگی، نہیں ہوگی، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس بات سے قطع نظر سول ڈسوبیڈینس کو آپ ایک پریشر ٹیکٹک سمجھیں. چلے آج سول ڈسوبیڈینس وہ کہہ رہے ہیں، کل وہ کہتے ہیں ہم ایک دھرنا کریں گے، پرسوں وہ کہتے ہیں ہم جلسہ کریں گے. جو بھی پریشر ٹیکٹک ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ، مجھے لگا ان کی بات سن کے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پریشر ٹیکٹک کی ڈیڈ لائن ہو جس کے درمیان یہ نیگوسیشن ہو جائے. اس حکومت سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ امید نہیں کہ اگر پریشر کے بغیر کوئی نیگوسیشن ہوگی تو وہ کسی مناسب وقت میں کسی پائے تکمیل پہ پہنچے گی. بہت اچھا ہو حکومت جس کے پاس تمام پاور کے سینٹرز ان کے تابع ہیں، کہ وہ اس میں تھوڑی ہیوملٹی دکھائیں. یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ پاکستانی ہیں، چلے ناراض ہوں گے، گمراہ ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ دشمن نہیں ہے. یہ کوئی ہندوستان سے آئے بیٹھے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی فورن ایجنسی کے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستانی بچے ہیں، یہ پاکستانی لوگ ہیں. آپ ان سے تھوڑی شائستگی برتیے. یہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں، یہ آپ سے بات کریں گے. اگر آپ ہر دفعہ کہیں گے کہ ہم بھی اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح ایک کولونیل پاور ٹریٹ کرتی تھی اپنے سبجیکٹس کو، تو پھر لوگ متنفر ہوتے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. اس میں تھوڑی شائستگی لائیے مہربانی کر کے حکومت کی طرف سے. ٹھیک ہے، چلیں بریک کی کال آگئی. ناظرین، ہماری یہاں پہ گفتگو جاری رہتی ہے ایک بریک کے بعد. اس وقت تو تحریک انصاف تمام تر اپنے ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کو اس ٹیبل پہ لانا چاہتی ہے جہاں پہ وہ اپنے شرائط منوا سکیں، لیکن حکومت ابھی تک ان کی طرف سے کوئی باضابطہ طور پہ کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ اس وقت نہیں ہے جہاں پہ یہ ہم سمجھ سکیں کہ دونوں فریقین کے درمیان بات چیت ہوتی ہے یا نہیں. فیوچر میں پتہ چل جائے گا، اس پہ بات چیت کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے لگے کہ اپوزیشن کا اس وقت ہنگامی اجلاس ہوا، اور اس میں اسد کیسر کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ اپوزیشن گرینڈ الائنس کی طرف جا رہی ہے، مزید تگڑا کرنے کی اس کو کوشش اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری ہے.
और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इस वक्त देखा जाए तो मज़ाकराती जो कमेटी है उसमें 2 मेंबरान का इजाफा हुआ, जिसमें MWM के अलावा नासिर अब्बास भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान भी मज़ाकराती कमेटी में उनको शामिल कर लिया गया, वो उसका हिस्सा बन चुके हैं। इस पे बातचीत करते हैं। अच्छा साथ साहब, ग्रैंड अलायंस, Now this is something which I think कि ये हमारी hottest topic हो जाएगा for coming next few weeks actually. कामयाब होगी तहरीक इंसाफ इसमें? वो ऑलरेडी राबते कर रहे हैं, जमात इस्लामी से भी राबता हो चुका है, दीगर जमातों से भी राबते जारी हैं। तो क्या अगर होते हैं राबते तो वो किन ग्राउंड्स पे होंगे? तहरीक इंसाफ पर किस हद तक कामयाब हो पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छा हुआ। देखिए, हम जब सियासत के प्रोसेस के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज गुजरती हैं तो बहुत सारे लेसन सीखती हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स के अंदर तो बहुत नए किस्म के लेसन्स मेरे ख्याल से सीखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स के अंदर एक ऑप्शन ये है कि आप रेजिस्टेंस करते रहें, दीगर लोगों को इकट्ठा जोड़ें और किसी तरीके अपनी रेजिस्टेंस को कामयाब बनाएं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स थोड़ी देर करें, फिर कोई तरीका ढूंढें और हुकूमत में आ जाए। आपने देखा ही है कि कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शुरू करती हैं, फिर तरीका ढूंढती हैं और हुकूमत में आ जाती हैं। और मैं ये बात करते हुए अपनी लीडर से कहूँ, मिस आमना से, कि बिल्कुल भी जैसे कि मिस आमना समझती हैं, मैं अपनी हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा। उन्होंने तो कभी इस तरह काम नहीं किया जैसे कि पाकिस्तान सारा इस बात का गवाह है। 1985 से आज तक हमेशा आवाम की ताकत के ऊपर मुस्लिम लीग नून तो पाकिस्तान में हुकूमत में आई है। ये तो हम इधर उधर की पार्टीज की बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस के अंदर 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि आप थोड़ी सी रेजिस्टेंस करें और फिर कोई तरीका ढूंढें और 4 लोगों से दोस्ती करके तो हुकूमत में आ जाए। दूसरी तरफ यह है कि आप अपनी रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करें। पीटीआई लगता है कि इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू करने की पॉलिटिक्स कर रही है। जब आपने रेजिस्टेंस कंटिन्यू करनी हो तो देयर इज जितने आपके नंबर्स ज्यादा होंगे, जितने आपका इत्तेहाद बड़ा होगा, उतना आपके लिए आसान है। एक शख्स के लिए रेजिस्टेंस करनी मुश्किल है, 2 के लिए ज्यादा आसान है, 3 के लिए उससे ज्यादा आसान है, 5 के लिए उससे ज्यादा आसान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के अंदर जो शुरू से कुछ सुकम थे, उसमें एक ये था कि उन्होंने सोचा कि हम ये अकेले करेंगे। अकेले करने के अंदर बहुत सारे उनको नुकसानात भी उठाने पड़े और मेरे ख्याल में इस पीरियड में उन्होंने ये लेसन सीखा कि जहां पे मौलाना से बात करनी पड़े वहां पे मौलाना से बात करने को तैयार हैं, जहां पे अचकज़ई साहब से बात करनी पड़े वहां उनसे तैयार हैं, जहां पे GDA से करनी पड़े। और ये अभी जो अभी आपने 2 इंक्लूजन्स बताई, इसमें किबला की जो इंक्लूजन है वो बहुत ही मुस्बत है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टीज किसी डिफाइंड प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए। एक तरफ हमारी हुकूमत हो जिनके साथ उनकी साथ पीपल्स पार्टी और दीगर उनके एलाइज हैं जो कि हम जानते हैं कि हक पे हैं और हमेशा ही सच बोलते हैं और उनकी पाकिस्तान बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। दूसरी तरफ भी अगर एक पार्टी की जगह मल्टीपल पार्टीज अगर इकट्ठी हो जाएं तो बजाय के 6 डिफरेंट बातें करनी पड़े, हर एक से अपनी अपनी बात मनवानी पड़े, कोई एक मुतहिदा ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे 2, 3, 4 डिमांड्स बताई जाएं और उन 2, 3, 4 डिमांड्स को एक मुतहिदा प्लेटफॉर्म हुकूमत का जिसके अंदर मल्टीपल पार्टीज हैं वो मिल बैठ के एक फैसला कर लें। ये पॉलिटिकल प्लूरैलिटी कि हमें एक से ज्यादा लोगों को अपनी सियासी स्ट्रगल में इंक्लूड करना चाहिए, ये एक ऐसा सबक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू में नहीं सीखा, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो दीगर लोगों से बात कर रहे हैं। सीख लिया ना, अब उनको रियलाइजेशन अगर हो गई है, सो अब जितनी भी जमातों से वो राब्ता करेंगे, व्हाट डू यू पर्सनली थिंक कि कौन सी जमात उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेगी और उनका अलायंस बन सकता है? GDA होगी, JIP है, JUIF है। मेरे ख्याल में जो लोग, मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक बड़ी अजीब सी पोजीशन है, वो हुकूमत में नहीं भी हैं लेकिन हुकूमत के हर बंदे से के साथ उनकी बात भी है। मेरा ख्याल है एक मौलाना फजलुर रहमान साहब के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं है, बाकी तो आपने तमाम को 13 या 14 जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत बना दी, जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं है जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, दीगर इस तरह की GDA वगैरह की जमातें हैं,
मेरे ख्याल में वो तमाम लोग शायद पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार हों या एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार हों। हाँ, शर्त ये है कि पीटीआई इसको किसी मसलहत के थ्रू किसी मुस्बत तरीके से कार्रवाई करे। अगर लड़ लो मर जाओ वाली कहानी रहेगी तो मेरा ख्याल है अलायंस इकट्ठे करने के अंदर थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है अमना, अगर तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है ये अलायंसेस बनाने में, कोई भी जमात या जितनी भी जमातें उनके साथ अगर आ जाती हैं, पिछले सेगमेंट में हमने डिस्कस किया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि इनको सीरियस नहीं ले रहे क्योंकि इनकी इतनी कोई सीरियसनेस होती नहीं है, खुद भी जो भी बात करते हैं। सो अभी भी आपको क्या लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक ही होगा या फिर इस पे एक्चुअली कुछ आउटकम आ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए नम्रा, एक तो बहुत अच्छी बात साद साहब ने की, खुद उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि जला दो घिरा दो वाली सियासत जो है ना वो कभी भी कलेक्टिवली नहीं की जा सकती। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में स्पेशली मौलाना का जिक्र करें या और जमातों का जिक्र करें, हमारे उनसे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की मेंटालिटी पीटीआई ने दिखाई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और सियासी जमात उस चीज़ को सपोर्ट करेगी। उस तरह से मुल्क दुश्मन बयानिए को जो है वो फ़रोग देने के लिए उनके साथ मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि टीम वर्क जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी अलायंस में। जब हम लोगों ने पीडीएम का इत्तेहाद किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पर पीटीआई पीपल्स पार्टी वालों को इख्तलाफात होते थे, मौलाना को होते थे, और जिस पे भी तो हमेशा तमाम लोग मिल करके उन इख्तलाफात को हल करते थे क्योंकि एक 1 पॉइंट एजेंडा था और पीडीएम ने ये डिसाइड किया था कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू इमरान खान को हटाना है। अब इमरान खान के केस में थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी अपनी मैं से आगे सोच नहीं सकते, और ये आज की बात नहीं है या ये कोई मेरा पर्सनल कमेंट नहीं है, ये हम सब देख चुके हैं माजी में भी जब उनकी हुकूमत रही तब भी कि इमरान खान साहब एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है और वो समझते हैं कि अगर मैं हूं तो पाकिस्तान है। तो इस तरह की सोच के साथ और इस तरह के बयानी के साथ मुझे तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए किसी किस्म की भी अलायंस बनाना, और अगर अलायंस बन भी जाएगी तो उसको आगे लेकर चलना। और फिर दूसरी बात यही है कि अगर जो बाहर लोग मौजूद हैं अगर वो अलायंस बना लेते हैं और वो मुज़ाकरात कर लेते हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप्स के साथ, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का क्या रद्द अमल होगा। अभी वो ऑलरेडी बहुत खफा हैं, परेशान हैं अपनी लीडरशिप से इन बातों पे कि जी वो शायद बाहर हंस खेल रहे हैं और इमरान खान साहब जेल में बैठे इस बात पे परेशान हो रहे हैं। तो जहाँ पे अलायंस की बात होती है, इत्तेहाद की बात होती है, मैं तो समझती हूँ कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ें बड़ी खुशाइंद होती हैं इस सेंस में कि पॉलिटिकल पार्टीज को, डेमोक्रेटिक लीडर्स को बैठ के बात करनी चाहिए, भले वो हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो। हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तान में लोग डेमोक्रेटिक तरीके से कोई काम कर रहे हैं। जिस तरह इमरान खान साहब को हटाया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा था कि किसी वजीर आजम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसकी पोजीशन से हटाया गया। तो हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, भले वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना यूज हो रहे हो। लेकिन मैं इमरान खान साहब के केस में ऐसा होता देख नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। मैं गुजारिश कर रहा था कि मैडम को चाहिए, बिल्कुल मैडम ने दुरुस्त फरमाया, जहां पे इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पीपल्स पार्टी को, मौलाना साहब को कहा कि हमने इकट्ठा किया और उनका शुक्रिया अदा किया, एक दो लोगों को भूल गए हैं उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इकट्ठा करने के लिए। अगर मैडम उनका भी शुक्रिया अदा कर दें तो मेरा ख्याल है कि फिर ज्यादा समझ आएगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे हुआ था। साहब वो हमारी तरफ से आप कर दीजिएगा। गुजारिश मैडम मैं आपसे, देखें क्योंकि आप मेरी पार्टी के लीडर हैं ना, तो मेरे तो पहले ही वैसे ही हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन सिर्फ लब कुशाई की थोड़ी सी इजाजत चाहिए, उसके अलावा तो हम आपसे क्या बात इसमें कर सकते हैं। दूसरी बात ये मैडम ने कही कि डेमोक्रेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सिर्फ एक वजीर आजम को हटाया गया, ये बात दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ साहब को जब हटाया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन की शिक के ऊपर हटाया गया था, किसी ताकत से नहीं हटाया गया था, किसी लश्कर ने आके जलगार नहीं की थी, कोई आमरीत का दौर नहीं था। नवाज शरीफ साहब के हटाने के बाद भी नवाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी की हुकूमत कायम रही, ना सिर्फ के कायम रही बल्कि उनका अपना वजीर आजम रहा, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, आइन की शिक की सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की। तो ये कहना कि सिर्फ इमरान खान साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, ये बात गैर मुनासिब है। यूसुफ सा गिलानी साहब को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया था, नवाज शरीफ साहब को भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया था। आप कहना ये चाहते हैं कि जो तरीका हमने अपनाया और हमारे आइन का और कानून के फहम के मुताबिक था वो इमरान खान साहब पे अप्लाई किया,
और जो हमें पसंद नहीं था आइन और कानून का तरीका, वो नवाज शरीफ साहब के लिए, यूसुफ सगिलानी साहब के लिए अपनाया। ये बात दुरुस्त हो सकती है, आपके पास अभी आइन की तरमीम करने की गुंजाइश है, आप आइन के अंदर से वो वाली शिकें निकाल दें, तब तो तकरीबन आपने निकाल ही दी हैं आइनी बेंच बना के, आइंदा तो इस तरह का कभी कोई काम हो नहीं सकेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म की अपनी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी का जुडिशल कमीशन आइनी बेंच का जब तकर्रुर कर रहा होगा तो कैसे उस वज़ीर आज़म को कभी भी निकाला जाएगा। तो अब तो आपने उसकी इस्लाह कर ही ली है, लेकिन जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था, जिस वक्त यूसुफ सगिलानी साहब को हटाया गया था, तो आप और मैं नहीं, मैडम नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये आईनी तरीका है। तो इस नैरेटिव को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। चले ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, ब्रेक शामिल करने लगे हैं, आपने हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करने लगे मौलाना से मुतालिक, उनकी जमात से मुतालिक जो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है उस पर मौलाना के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और फिर पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो वो भी हुकूमत के साथ उनकी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। सो इस सब का ओवरऑल हुकूमत पे क्या असर पड़ने जा रहा है। साथ साथ अगर मौलाना की बात की जाए तो मौलाना ये कह रहे हैं कि अगर 10 दिन तक दस्तखत नहीं किए जाते तो ये ऑलरेडी एक्ट बन जाता है, तो इस सूरत में तो फिर ये कानूनी पेचीदगी हो गई है। ये कानूनी पेचीदगी है क्या सबसे पहले, और फिर इसको पहले कंसिडर क्यों नहीं किया गया? कानूनी पेचीदगी जो इसके अंदर इफेक्टिवली मौलाना साहब बात कर रहे हैं, या जो हुकूमत का आपस में तनाज़ा है, वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो रिलीजन का सब्जेक्ट है इफेक्टिवली वो डिवॉल्व हो चुका है सूबों के अंदर। तो सवाल ये है कि वफाकी कानून इसमें क्या कर सकता है, और हर सूबे के अंदर मुतल्लिका पार्लियामान अपना अपना कौन सा कानून पास करेगी कि ये खलिश दूर होगी। मौलाना साहब का ये कहना कि जब प्रेसिडेंट ने एक दफ़ा रिटर्न कर दिया तो वो 10 दिन बाद ऑलरेडी कानून बन जाएगा, ये बात इस वजह से दुरुस्त नहीं है। शायद अगर वो इसको थोड़ा सा आई एम श्योर कि वो पूछेंगे तो उनको वजाहत मिल जाएगी कि प्रेसिडेंट के पास एक दफ़ा तो इख्तियार है वापस भेजने का पार्लियामान के पास। अगर पार्लियामान वापस प्रेसिडेंट के पास उसी बिल को भेज दे और उसके बाद भी प्रेसिडेंट उसको साइन ना करे तो फिर वो 10 दिन के बाद कानून बन जाता है। Alright. तो एक दफा द पार्लियामेंट हैज टू सेंड इट बैक टू द प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बाद ये वाला प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन हुकूमत से भी बसद एहतराम गुजारिश है, और मौलाना साहब से तो किबला से हम क्या गुजारिश करें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सीरियस इश्यूज हैं, रियल इश्यूज हैं जो आवाम को, लोगों को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर इस तरह की पॉलिटिकल बैक एंड फोर्थ जो कि एक मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल के ऊपर है, जो 4 दफ़ा पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर प्रेजेंट हो चुका है, एक दफ़ा कानून साजी हो चुकी है, मुशर्रफ साहब के वक्त के अंदर हुई थी, दीगर चीज़ें हुई थी। जी, मुशर्रफ साहब के वक्त के अंदर इसमें बड़ी सीरियस कानून साजी हो। इनको रिजॉल्व करें, लेकिन अगर आपका ख्याल है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का एक फ्लैश पॉइंट बनेगा पाकिस्तान की सियासत में, तो ये नहीं बनेगा, इस लम्हे पे नहीं बनेगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बहुत सीरियस इश्यूज हैं। हाँ, मौलाना साहब मदरसे के बच्चों को अपनी पॉलिटिकल पावर के अंदर को स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट करके लोगों को लेके आ सकते हैं। अगर मौलाना साहब इन डिमांड्स की वजह से मदरसे के बच्चों को बाहर ले आए तो उसमें दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस अपना अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगी जिनकी अपनी अपनी डिमांड्स होगी। तो ये मदरसा बिल तो सिर्फ एक फ्लैश पॉइंट है, ये तो पीछे रह जाएगा। जो एक्चुअल खलिश है इस वक्त लोगों की, आवाम की जो हुकूमत से खलिश है, वो कुछ और चीज़ों पे है। अगर हुकूमत उन चीज़ों को रिजॉल्व कर दे तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हुकूमत के लिए कोई थ्रेट नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा आमिना, मौलाना फजलुर रहमान को तो ऑब्वियसली हुकूमत सीरियस ले रही होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लोग या तो मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, हमारा भी एहतजाज होगा। ऑल द कुरान की ही उन्होंने कॉल दी है, लेकिन वो फिर साथ ये भी कहते हैं कि अब उन्होंने जो इंदिया दी है वो ये कि हम अदालत का रुख भी कर सकते हैं। सो इस सूरत हाल में इस प्रेशर से निपटने के लिए हुकूमत क्या करेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात है, अदालत का रुख करने से तो उनको कोई नहीं रोक रहा, ना किसी और को हम रोक रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अगर किसी की कोई ग्रीवेंसेस हैं और उनको लगता है कि वो अदालत जाना चाहते हैं तो वो जरूर अदालत जाएं। लेकिन जिस तरह साद साहब ने कहा कि हमें न्यूसेंस की सियासत नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं करनी चाहिए। आपने पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया कि जी उनकी खलिश भी बढ़ती जा रही है। नम्रा, तो मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती जाऊं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने जिस वक्त
PMLN को वोट दिया और बड़ी अपनी तरह से उन्होंने कहा कि हम अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट में हिस्सा भी नहीं लेंगे और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस भी ले लेंगे, वो उस वक्त उन्होंने इस माइंडसेट के साथ किया था कि शायद गवर्नमेंट जो है वो चल नहीं पाएगी या गवर्नमेंट की जो गलतियां होंगी, जो कोताहियां होंगी, उनका हम कोई डिस्क्रेडिट नहीं लेंगे, उनका कोई जिम्मेदारी हम उनकी नहीं लेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पूरे पाकिस्तान की इंजॉय करेंगे सो दैट हम अपने आप को अगले इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर सकें। अब बात यह है कि शायद वो जैसे कहते हैं उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, अब पीपल्स पार्टी का वो जो गेम प्लान था इस वक्त वो काम करता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, जो हमारे इन्फ्लेशन रेट्स हैं जो 32% से 6.57% पे आ गया है, जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, सब चीजें जब बेहतर होने लगी तो पीपल्स पार्टी को ये दिखता हुआ नजर आता है कि वो समझ रहे हैं कि शायद PMLN की परफॉर्मेंस, क्योंकि PMLN की हिस्ट्री भी यही रही है, PMLN की परफॉर्मेंस जो है वो उसकी बेसिस के ऊपर पीपल्स पार्टी को अपना आप नॉकआउट होता हुआ नजर आ रहा है अगले इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन तो इस सूरत हाल में जो माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मौलाना के तहफुजात को दूर करने के लिए हुकूमत क्या करेगी आमना? उसके लिए कोई तरतीब दी है, कोई स्ट्रेटजी वगैरह, एनीथिंग? फिर वही बात है कि एक 1 पॉइंट बेसिक जो है पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हम लोग सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, सबके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने को तैयार हैं, एज लॉन्ग एज वो रीजनेबल तहफ़्फ़ुज़ात हो। अगर कोई हमें मैडम, मैं अपनी लीडरशिप आपके थ्रू तक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी की नॉकआउट होने की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से फिक्र ना करें, इस बात की थोड़ी ज़्यादा फिक्र करें कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से अगले इलेक्शन में आप नॉकआउट ना हो जाएं। लोगों को बहुत गुस्सा है, इसका थोड़ा मदारा करें। ऐसे $100,000 की कोट पहनने से लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा साथ साहब, आप भी मेरे एक आखिरी क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, लेकिन आपको मैं नम्रा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं साथ साथ के कमेंट पे जवाब जरूर दे दूं। मेरा ख्याल ये है कि लोग इस वक्त किसी के कोट से ज्यादा इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि उनके घर में दूध, आटा, चीनी कितने का आ रहा है, उनका बिजली का बिल हमारा तो दूध नहीं आ रहा, अगले ने $1,00,000 का कोट पहना हुआ है। हुकूमत उनके साथ किस तरह से खड़ी है। सो अनफॉर्चुनेटली प्लीज लेट्स कॉल अ स्पेड, जो कुछ जुल्म इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ पिछले 4 साल में किया गया, जिस तरह गरीब आदमी को गरीब तर बना दिया गया, लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा उसके अंदर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर है। प्लीज साथ साथ, और दूसरी बात यह है कि शायद आपने वो कोट खरीदा हो $2 लाख का, मेरे पास इस चीज की कोई तस्दीक नहीं है। यू नो, वी आर सिटिंग इन अ सीरियस प्रोग्राम डिस्कसिंग सीरियस इश्यूज ऑफ द कंट्री, लेट्स स्टिक टू दैट प्लीज। ठीक है। आमना, आपका पॉइंट आ गया। साथ साहब, आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। आमना, आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत को बहुत सी सब तरफ से ही अगर देखा जाए तो उनको प्रेशर का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने मुतालिबात हैं, JUIF अपनी तरफ से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, अपने जो उनके मुतालिबात हैं वो मनवाने की कोशिश कर रही है। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत को भरपूर प्रेशराइज कर रही है कि हमारे जो मुतालिबात हैं उनको सुना जाए। सो देखते हैं कि इस भंवर से हुकूमत कैसे आती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।